एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी क्लासेस रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एजुकेशनल स्टडीज पहला यूनिट है, एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जितनी भी 5-6 जितनी भी फिलॉसफीज थी वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रैग्मेटिज्म। देखिए, ये सीरीज मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट की थी, लेकिन आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों का पेपर आ गया था, तो इसलिए कुछ दिन का गैप हो गया है। लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यूटी में रखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, ठीक है। इसमें ये जो पहला टॉपिक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इसके अलावा दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलॉसफी, इनको हम कर चुके हैं। यानी कि ये पहला वाला पार्ट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। दूसरा मैंने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसमें हम आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म को बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ आपकी 2 फिलॉसफीज बचेंगी वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके अलावा वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट में बहुत सारी हैं, और भी हैं, जैसे पेरिनियलिज्म हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया, सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। तो ये 3-4 और जो आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अभी रिसेंटली मैंने जो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म होता क्या है उसको समझे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ओरिजिन और डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ है, मतलब कहाँ से ये फिलॉसफी आती है, ठीक है। इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए, एक स्टोरी के रूप में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भी 16th और 17th सेंचुरी की बात है। यूरोप में क्या होता है, जो भी प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मर्स थे यूरोप में, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिफॉर्म मतलब सुधार चाह रहे थे। लेकिन जो रोमन कैथोलिक्स थे उन्होंने बहुत ही क्रूल बिहेवियर उन लोगों के साथ किया। जितने भी प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मर्स थे उनके साथ बहुत ही क्रूलिटी उन्होंने दिखाई, मतलब बिल्कुल उनको दबाने की कोशिश की। तो उससे क्या हुआ, थाउजेंड्स माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका सीकिंग फ्रीडम, सेफ्टी एंड पीस। उसके बाद क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसी कारण, यानी कि उनकी क्रूलिटी को देखकर उनका जो व्यवहार था वो बहुत क्रूअल था। तो उसके कारण बहुत सारे हजारों माइग्रेटेड पर्सन, मतलब वहां से लोग यूरोप से अमेरिका चले गए, किसके लिए, फ्रीडम, सेफ्टी और पीस के लिए। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है वो यूरोप से होता हुआ आगे अमेरिका तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्रिंगिंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर द माइग्रेंट्स, यानी कि जो माइग्रेंट्स थे, जो यूरोप से अमेरिका आए थे, उन लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि उनके जो ओल्ड आइडियाज और वैल्यूज थे, वहां पर वो अपने ओल्ड आइडियाज और वैल्यूज को वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी उनके सामने। तो वहां से एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग इमर्ज होती है, जो कि लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड थी, एक्सपीरियंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड थी। यानी कि जो माइग्रेंट्स थे, जो यूरोप से लोग आए थे, वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, मतलब कर करके वो सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। और जो भी वो करके सीखते हैं तो उनके आधार पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस तो आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ आउटपुट तो उनका निकलेगा। तो जो भी उनके लिए वैल्यूएबल चीज थी, तो लोगों ने क्या किया, जस्ट इवेंट्स बाय देयर रिजल्ट्स एंड सेलेक्टेड ओनली यूजफुल एक्शंस। यानी कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे थे वो बार बार कर रहे थे, कहीं पर मिस्टेक्स हो रही थी, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको उन्होंने जज किया, और जो चीज उनके लिए यूजफुल थी, यानी कि जो यूजफुल एक्शन थे, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। एक्शंस, यानी कि जो यूजफुल एक्शन थे उनको उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर सिलेक्ट किया। तो ये जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी थी, यानी कि इसको प्रैक्टिकल क्यों कहा गया है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, एक्सपीरियंसेस की बात की गई है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिकल, यानी कि लोग कर करके सीख रहे हैं, तो इसको प्रैग्मेटिज्म का नाम दिया गया। यानी कि जिसमें यूजफुल एक्शंस, यूटिलिटी की बात की गई है, एक्सपीरियंसेस की बात की गई, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसको प्रैग्मेटिज्म के नाम से इस फिलॉसफी को हम जानने लगे। तो प्रैग्मेटिज्म का जो इन्फ्लुएंस है, कंटिन्यूज टू ग्रो इन मैनी फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ मतलब अलग अलग फील्ड में काफी लगातार ग्रो कर सकती है।
मतलब व्यक्ति कुछ ना कुछ कर करके सीख के मतलब अलग अलग फील्ड में ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये प्रैग्मेटिज्म इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ह्यूमन लाइफ लगातार व्यक्ति ग्रो कर सकता है अलग अलग फील्ड में। इट अराउज ड्यू टू द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में लोगों के सामने जो भी नीड्स, जो भी कंडीशंस, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसके कारण ये फिलॉसफी अराउज हुई है। ठीक है, पैदा हुई है, वहां से पैदा हुई है। इसलिए इस फिलॉसफी को गिफ्ट ऑफ, ठीक है, गिफ्ट ऑफ अमेरिकन फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है गिफ्ट ऑफ अमेरिकन फिलॉसफी मतलब कौन सी है, किसको हम मानते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। ठीक है, और ये जो फिलॉसफी है इसका काफी डीप इंपैक्ट है एजुकेशन में, यानी कि 20th और 21st सेंचुरी में एजुकेशन को भी इसने काफी प्रभावित किया है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए भी एज इट इज स्लाइड मैंने इंक्लूड कर दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि सब कुछ मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो प्रैग्मेटिज्म है इसका मतलब क्या है, कहां से ये टर्म निकल कर आती है। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है, ये वाली जो टर्म है, ये सबसे पहले 1879 में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का एक आर्टिकल था, हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, वहां से ये अपीयर हुई है। सबसे पहले ये टर्म कहां पर देखी गई थी, यानी कि उनका जो आर्टिकल था हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, चार्ल्स सैंडर पियर्स का। तो इसलिए चार्ल्स सैंडर पियर्स को प्रैग्मेटिज्म का फादर भी माना जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रैग्मेटिज्म के फादर कौन है, चीफ एक्सपोनेंट कौन है, तो चार्ल्स सैंडर पियर्स हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, ये ग्रीक शब्द प्रैग्मा से निकला है। अब ये जो प्रैग्मा है इसका मतलब क्या है, टू डू, टू मेक, टू अकम्प्लिश और टू एक्ट, यानी कि काम से रिलेटेड है। टू एक्ट, टू अकम्प्लिश, टू मेक, टू डू, कुछ करने की बात हो रही है। तो वर्ड्स मतलब इस तरह के शब्द जैसे एक्टिविटी, एक्शन, प्रैक्टिस, डूइंग, मेकिंग, अकम्प्लिशिंग आर रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, मतलब हम प्रैग्मेटिज्म के साथ जा सकते हैं। अब कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये मतलब कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द ये है, प्रैग्मेटिकोस से निकला है। ठीक है, कुछ दूसरे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये प्रैग्मा से नहीं प्रैग्मेटिकोस से निकला है। तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ का मानना है प्रैग्मा से निकला है, कुछ मानते हैं प्रैग्मेटिकोस से निकला है। दोनों ही ग्रीक वर्ड है। प्रैग्मेटिकोस का मतलब भी क्या है, प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि व्यवहारिकता, यूटिलिटी, उपयोगिता की बात हो रही है। अब प्रैग्मेटिज्म को रिफर करने के लिए कई बार एक्शन वर्ड दे दिया जाता है कि भाई ये कौन सी फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्टिविटी दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिकेबिलिटी हो गया, यूटिलिटी हो गया। तो ये वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि काम की करने की बात हो रही है, होने की बात हो रही है। ठीक है, कुछ कार्य से रिलेटेड है। तो ये जो फिलॉसफी है ये क्या कहती है, प्रैक्टिस कम्स फर्स्ट, थ्योरी लेटर, यानी कि काम, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस पहले आता है, प्रैक्टिस पहले आएगी, प्रैक्टिकलिटी पहले है, थ्योरी बाद में आएगी। यानी कि एक्शन हैज प्रायोरिटी ओवर मेयर थॉट्स, यानी कि एक्शन पहले आया और थॉट बाद में आया है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जो हमने डेवलपमेंट ओरिजिन देखा उसमें क्या है कि भाई लोग न्यू सिचुएशंस में जहां पर जा रहे हैं तो वहां पर अडेप्ट करने के लिए वो पहले कर करके सीख रहे हैं। पहले कोई थॉट उनके माइंड में नहीं आया, वो बार बार एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं, उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वहां से वो चीजें सीख रहे हैं और उसके बाद वो एनालाइज कर रहे हैं। तो बाद में थॉट आता है, प्रैक्टिस पहले आई इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। ये फिलॉसफी कहती है एवरीथिंग टेस्टेड थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि जो आप करके सीख रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हैं वही मतलब वैलिड है। ठीक है, यानी कि एवरीथिंग इज टेस्टेड थ्रू एक्सपीरियंस। इट एम्फसाइजेस एक्शन मोर देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बजाय एक्शंस पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो इस फिलॉसफी का कोर बिलीफ क्या है, व्हाट इज लर्न्ड शुड बी यूजफुल इन रियल सोशल लाइफ। कोर बिलीफ क्या है कि भाई जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपकी सोशल मतलब रियल सोशल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए। अब प्रैग्मेटिज्म को दूसरे भी कई नामों से जाना जाता है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फिलॉसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, तो प्रैक्टिकल, यूटिलिटी, एक्सपीरियंस की बात हमने कर ली। इंस्ट्रूमेंटलिज्म की फिलॉसफी इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, जो आइडियाज है, वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह है जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि नॉलेज को उन्होंने एक टूल की तरह माना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की तरह माना है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म की फिलॉसफी कहा जाता है। अब इसको कॉन्सिक्वेंसेस की फिलॉसफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोप से लोग आए थे अमेरिका में बसने के लिए तो उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो लर्निंग बाय डूइंग
के द्वारा, यानी कि कर करके सीख रहे थे, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के द्वारा बार बार कर करके वो सीख रहे थे, और उनके आधार पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी रिजल्ट आ रहे थे उसको वो जज कर रहे थे कि कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस की फिलॉसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी परिणाम आ रहे थे उनसे उनको नॉलेज मिल रही थी कि कौन सा सही है, किसकी तरफ हमें जाना है, किसको हमें छोड़ना है। ठीक है, कौन सा काम हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा आर्ची जे बाम की अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने डाउन टू अर्थ फिलॉसफी और कैश वैल्यू फिलॉसफी का नाम दिया है इस फिलॉसफी को, प्रैग्मेटिज्म को। कई बार पूछ लिया जाता है कैश वैल्यू फिलॉसफी कौन सी है, या डाउन टू अर्थ फिलॉसफी को मतलब कौन सी फिलॉसफी है, या किसी भी तरह से आपको दे देंगे या किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नाम अगर आपको कहीं दिख जाए तो कैश वैल्यू फिलॉसफी और डाउन टू अर्थ फिलॉसफी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसने कहा है? आर्ची जे बाम ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड मैंने इंक्लूड कर दी है, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक्सपोनेंट्स की हम बात करेंगे। एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो फादर कौन है? चार्ल्स सैंडर पियर्स। ठीक है, चार्ल्स सैंडर पियर्स क्या है? प्रैग्मेटिज्म के फादर है। इसके अलावा विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई का तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। प्रैग्मेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो इनका अहम रोल है। ठीक है, इसके अलावा जॉन लॉक, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, इसके अलावा हेराक्लिटस। ठीक है, हेराक्लिटस और किलपैट्रिक, इनका नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके चार्ल्स सैंडर पियर्स और जॉन ड्यूई को तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, यानी कि इस फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी क्या कहता है। तो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए मेटाफिजिक्स में हम एग्जिस्टेंस, रियलिटी की बात करते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है कि मतलब वही चीजें, वही थिंग्स रियल है जो कि आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर है, यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो आपने ऑब्जर्व की है वही रियल है। रियलिटी फंडामेंटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि रियलिटी किस पर बेस्ड है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस क्या है? डाइवर्स है, प्लूरल है, यानी कि विविधता, बहुलता की बात की गई है। बहुलता का मतलब अनेक प्रकार की रियलिटीज हो सकती है, कोई एक एब्सोल्यूट रियलिटी की बात नहीं की गई है। अब ये प्लूरल क्यों कहा गया है, डाइवर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, सिचुएशंस भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है? डाइवर्स है, प्लूरल है। रियलिटी क्या है? चेंजिंग, यानी कि मेकिंग में है। एंड वी लर्न बेस्ट बाय अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंस टू न्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि रियलिटी क्या है? लगातार चेंज हो रही है। रियलिटी को एक कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग रिवर से आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एक नदी लगातार बहती रहती है, चेंज होती रहती है, मतलब पानी स्टैटिक नहीं है, बहता है। उसी तरह से ये भी क्या कह रहे हैं? रियलिटी क्या है? मेकिंग में है। ठीक है, बस बेसिक से यही बात बताई गई कि कोई सिंगल एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मैनी है, नॉट जस्ट वन। इसके बाद बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज है क्या, कैसे एक्वायर की जाती है, नॉलेज के मेथड क्या है। तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो इंपिरिकल और रैशनल है। इंपिरिकल का मतलब अनुभवजन्य चीजें ही सत्य हैं, जो आप एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं वही नॉलेज है। ठीक है, इंट्यूशन से नॉलेज नहीं आती। तो नॉलेज भी क्या है? चेंजिंग में है, मतलब मेकिंग की स्थिति में है। ठीक है, लगातार उसमें भी चेंज होते रहेंगे। तो जो प्रैग्मेटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि भाई नॉलेज एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेरी है, सब्जेक्ट टू चेंज, लगातार बदलती रहेगी। यानी कि नॉलेज क्या है? एक्टिव एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर ही आधारित है। नॉलेज एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन की जा सकती है, ना ही इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की बात नहीं करते। इंट्यूशन सहज ज्ञान की बात नहीं करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्जियोलॉजी, यानी कि वैल्यूज की, इथिक्स की हम बात करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म डिनाई करता है एब्सोल्यूट वैल्यूज को, यानी कि कोई भी वैल्यू इटर्नल फिक्स्ड एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट और फाइनल गुड नहीं है। इथिकल प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी सोल्व्ड बाय रेफरिंग टू प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स, यानी कि जो पहले से निर्धारित सिद्धांत है उसके आधार पर हमारे सामने आज की डेट में जो इथिकल प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज क्या है? डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, यानी कि लगातार वो भी चेंज हो रही है। सोसाइटी, समाज, कंडीशंस कॉन्टेक्सचुअल है। ठीक है, जो भी मतलब संदर्भ आधारित है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो भी इवॉल्व हो रही है, डायनेमिक है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, कहने का मतलब ये है।
तो ये था मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी क्या रहेगा इस फिलॉसफी का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो देखिए प्रैग्मेटिज्म की 4 मेन फॉर्म्स है, ठीक है, 4 फॉर्म्स है। पहली कौन सी है? ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म किस पर फोकस करता है? ह्यूमैनिटी की, मतलब जैसा नाम होगा उसी से आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ ना आए तो, क्योंकि फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया या पेडागोजी क्या है, कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म मतलब ह्यूमैनिटी के वेलफेयर से रिलेटेड है। तो ये फॉर्म किस पर फोकस करती है? वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन नीड्स, डिजायर्स एंड सेटिस्फैक्शंस, यानी कि ये किससे कंसर्न रखती है कि ह्यूमन की जो भी नीड्स, डिजायर्स और सेटिस्फैक्शन है उनसे रिलेटेड है। तो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग वट एवर फुलफिल्स आवर पर्पस, यानी कि जो कुछ हमारे पर्पस को फुलफिल करता है, हमारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करता है, एंड डेवलप्स आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को डेवलप करता है, यानी कि ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, वही ट्रू है, ठीक है। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है, किस चीज पर इंफसाइज करती है? ओनली दोज थिंग्स एंड एक्टिविटीज विच सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रू, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स को सेटिस्फाई करती है वही चीजें ट्रू। इसके बाद दूसरी क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म यानी कि इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो भी आइडियाज और थिंग्स है जो वेरीफाई किया गया है, जो प्रूव्ड है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, यानी कि जिनको आपने प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया है वही चीज ट्रू है, ठीक है, यानी कि जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं वही ट्रू है। इट बिलीव्स व्हाटएवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू और व्हाट वर्क्स इज ट्रू। दिस फॉर्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लेस टू सोशल एक्सपीरियंस, यानी कि जिनको आप प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं वही ट्रू है, ठीक है। ये फिलॉसफी जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है रादर देन सोशल एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप खुद करके चीजों को सीख रहे हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि नामवाद। यही फॉर्म किसमें बिलीव करती है कि जो यूनिवर्स है वो एक नाम ही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नाम की बात की गई कि भाई जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज की हम बात करें तो सन क्या है, इंग्लिश में हम इसको सन बोल देते हैं, हिंदी में सूर्य बोल देते हैं, उर्दू में हम इसको सूरज बोल देते हैं और तमिल में हम इसको सूर्यन बोल देते हैं। तो ये अलग अलग नाम ही तो है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, एक नाम ही है, लेकिन जो मेन चीज है, जो मटेरियल फॉर्म है वो तो सेम ही है। मतलब जैसे हम सूरज की बात कर ले या कोई भी वर्ड ले ले, जैसे हमने पानी ले लिया, हिंदी में हम पानी बोल देते हैं, उर्दू में कुछ अलग शब्द यूज किया जाता है, तमिल में कुछ, तेलुगु में कुछ, ठीक है, इंग्लिश में हम वाटर बोल देते हैं। तो मतलब मटेरियल फॉर्म तो वाटर ही रहेगा ना, पानी ही रहेगा ना, चाहे हम अलग अलग नाम यूज करें। तो वही ये फिलॉसफी कहती है नॉमिनलिस्टिक, कि यूनिवर्स क्या है, एक नाम है, लेकिन ये जो है किस पर, मटेरियल फॉर्म ऑफ आइडियाज एंड देयर नेम्स, यानी कि जो भी नाम और आइडियाज है उनका जो मटेरियल फॉर्म है, जो मेन मटेरियल है, ठीक है, उस चीज पर फोकस करती है कि भाई मटेरियल फॉर्म तो एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। तो बायोलॉजी की बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन की इनेट पावर्स जो है उनको वैल्यू किया गया है, यानी कि दिस फॉर्म वैल्यूज द ह्यूमन एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी कि जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन जब मतलब एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट में, जो भी चेंजिंग सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो वो किस तरह से अडेप्ट करता है, उस चीज पर फोकस किया गया है। वो अपनी ह्यूमन एबिलिटीज के कारण, यानी कि उसकी जो इनेट एबिलिटीज है, ठीक है, उनके कारण वो अडेप्ट कर पाता है इन्वायरमेंट में। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है कि जो नॉलेज है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जो कि ह्यूमन को बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसलिए यानी कि ये नॉलेज को क्या कहती है, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट मानती है, तो इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म की फिलॉसफी भी कहा जाता है। और जॉन ड्यूई इस फॉर्म के, यानी कि बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के चीफ एक्सपोनेंट है। इसके बाद बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स के। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वर्ड्स आपको कहीं दिखाई दे जाते हैं तो आप किसके साथ जा सकते हैं, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बता रही हूँ, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, डायनेमिक ट्रूथ हो गया, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं प्रैग्मेटिज्म के, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म एंड एब्सोल्यूशन, यानी कि ये जो फिलॉसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म है, ये परंपरावाद और कट्टरवाद के विरुद्ध विद्रोह है, यानी कि जो भी चीजें एब्सोल्यूट हैं, ठीक है, स्टैटिक हैं, रिजिड है, उन चीजों को ये रिवोल्ट करता है, ठीक है। ये तो क्या कहते हैं कि चेंज होता रहता है, मतलब हर चीज क्या हो, इवोल्व होती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, ट्रुथ चेंजेस। ये नेक्स्ट यही आ गया कि भाई सत्य क्या है, परिवर्तन उसमें होता रहता है, इवोल्व होता रहता है, कोई भी अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। वैल्यूज भी क्या है, डायनेमिक है, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल है।
थॉट इज अ सबऑर्डिनेट टू एक्शन, यानी कि काम पहले, एक्शन पहले आता है, थॉट बाद में इमर्ज होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझे, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो जब आप गियर चेंज करते हो तो बाय लर्निंग बाय डूइंग आप सीखते हो, उसके बाद वो आपके दिमाग में एक थॉट के रूप में बैठ जाता है, ठीक है। फेथ इन डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो तानाशाही वाली चीजें हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बिलीव करते हैं, पास्ट को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करते हैं। प्लूरलिज्म, जो कि मैंने बात ही कर ली कि भाई ह्यूमन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, तो ये प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन की हमने बात कर ली, भाई एक्सपेरिमेंट करके सीखने में बिलीव करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। मैन पावर में बिलीव करते हैं कि भाई व्यक्ति जो है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कोई काम करता है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बिल्ड कर सकता है, तो मैन पावर में बिलीव करते हैं। एक्सपीरियंसेस में बिलीव करते हैं। यूटिलिटी की हमने बात कर ली, ठीक है। तो वही चीजें आप लोगों को घूम फिर के हर चीज में दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। रियलिटी क्या है, मेकिंग में है, ठीक है, लगातार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म की हमने बात कर ली कि भाई नॉलेज को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मानते हैं जिसके द्वारा आप अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट की हमने बात की, जो कि बायोलॉजिकल फॉर्म में हमने देखा कि व्यक्ति जो है न्यू सिचुएशन में किस तरह से अडेप्ट करता है, अपनी इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट करता है। सोशल वैल्यूज की भी बात करती है प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, यानी कि जो वैल्यूज है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है, हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नॉलेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, यानी कि नॉलेज क्या है, एक्शंस के थ्रू एक्वायर की जाती है। जो ज्ञान है वो क्रियाओं का परिणाम है, यानी कि भाई पहले हम लर्निंग बाय डूइंग, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कार्य कर करके सीख रहे हैं, तो नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉलेज उसी का एक रिजल्ट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स मोटिवेट ट्रूथ, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रूथ के लिए मोटिवेट करती है। प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी कहती है कि जो प्रॉब्लम्स है वो ग्रोथ और लर्निंग के लिए मोटिवेट करती हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं कि भाई व्यक्ति के सामने जो भी न्यू सिचुएशंस आती है उसको किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। और जब वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर खुद प्रॉब्लम को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सोल्व करता है तो उससे वो आगे के लिए मोटिवेट होता है न्यू सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में शुरुआत इसकी कैसे होती है। तो जो प्रैग्मेटिज्म है 20वीं शताब्दी में इमर्ज होता है, किसके अगेंस्ट में, किसके रिएक्शन में, यानी कि जो रैशनलिज्म, डोगमेटिज्म, यूनिवर्सलिज्म, मोनोइज्म और ड्यूअलिज्म, ये जो फिलॉसफीज थी इनके अगेंस्ट में ये इमर्ज होता है, ठीक है। तो पूछा जाए तो बता सकते हैं कि भी रैशनलिज्म या डोगमेटिज्म, यूनिवर्सलिज्म, मोनोइज्म, ड्यूअलिज्म, कोई भी एक आपको दे दिया जाए तो इनके अगेंस्ट में, इनके रिएक्शन में प्रैग्मेटिज्म इमर्ज होता है 20वीं शताब्दी में। और शिक्षा के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, दो सोशल थिंकर्स जिनका अहम रोल है, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई, यानी कि शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म को लागू करना या इंट्रोड्यूस करना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई ने। अब प्रैग्मेटिज्म क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस और अवेकनिंग को लेके आता है, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में नई चेतना और नई जागरूकता को पैदा करता है। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं, द रियल वैल्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन इट्स यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि किसी भी चीज की रियल वैल्यू क्या है, मतलब किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य किसमें है कि भाई वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितनी, मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, अगर किसी के लिए वो उपयोगी है तो वो वैल्यूबल है, ठीक है। सिंस एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रोग्रेस इट बिकम्स यूजफुल एंड पर्पसफुल, यानी कि क्योंकि शिक्षा मानव कल्याण और प्रगति में योगदान देती है इसलिए यह उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण है। ये कौन कह रहे हैं, जॉन ड्यूई कह रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। अब हम बात करेंगे प्रैग्मेटिस्ट हैव टू फंडामेंटल बिलीफ्स, यानी कि जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो प्रयोजनवादी हैं, वो दो फंडामेंटल बिलीफ्स में विश्वास करते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल बिलीफ है, पहला है रिजेक्शन ऑफ फिक्स ट्रूथ, यानी कि जो फिक्स ट्रूथ है, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं उसको वो रिजेक्ट करते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल यूजफुलनेस, यूटिलिटी की बात हो रही है कि कोई चीज कितनी प्रैक्टिकली यूजफुल है, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ फिक्स ट्रूथ्स की अगर हम बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट क्या करते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स, आइडियाज, बिलीफ यूनिवर्सली और इटरनली वैलिड है वो कहते हैं, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है बट इज रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो ट्रूथ है वो कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाट इज कंसीडर्ड ट्रू और वैल्यूबल इन वन सिचुएशन मे नॉट बी सो इन अनदर, भाई एक चीज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी के लिए वैल्यूबल हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए जरूरी नहीं है वो वैल्यूबल हो। दूसरा फंडामेंटल बिलीफ क्या है कि भाई प्रैक्टिकल यूजफुलनेस पर वो इंफसाइज करते हैं कि कोई चीज जो है कितनी यूजफुल है किसी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर
वेलफेयर के लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि भाई किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू तभी है जब वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूटिलिटी उसकी कितनी है, वो कितनी उपयोगी है, यूजफुल है कि नहीं, ठीक है। कोई भी आइडिया, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट तभी वैल्यूबल है जब वो ह्यूमन कंडीशंस को इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है, तभी हम कहेंगे कि वो चीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए वैल्यूबल है। उसका मतलब उस चीज को वैल्यूबल कंसीडर किया जाएगा, उसकी यूटिलिटी है कि नहीं, ठीक है, वो यूजफुल होगी तभी वो वैल्यूबल है। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं कि दो फंडामेंटल बिलीफ्स है, एक तो वो फिक्स ट्रूथ को रिजेक्ट करते हैं और प्रैक्टिकल यूजफुलनेस की बात करते हैं। तो इन दो फंडामेंटल बिलीफ्स के आधार पर अगर हम बात करें, यानी कि इनका इंप्लीकेशन क्या रहेगा, ये जो दो फंडामेंटल बिलीफ्स की हमने बात की, तो एजुकेशन में इनका क्या इंप्लीकेशन रहेगा भाई इन बिलीफ्स के आधार पर कि भाई कोई भी मतलब जो ट्रूथ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, और प्रैक्टिकल यूजफुलनेस पर उन्होंने इंपसाइज किया। तो ये बिलीफ्स की जब हम बात करते हैं तो ये एजुकेशन प्रोसेस में हम अगर बात करें तो ये क्या बताते हैं कि भाई कोई भी एजुकेशनल प्रोसेस फाइनल नहीं है एंड यूजफुल फॉर ऑल टाइम्स। हर टाइम वो वही एजुकेशन प्रोसेस यूजफुल नहीं होगा, एक टाइम में वो यूजफुल हो सकता है, दूसरे टाइम में हो सकता है वो यूजफुल ना हो, ठीक है। तो वो चेंज की बात कर रहे हैं, एजुकेशन चेंजेस विद द नीड्स एंड सर्क्यूमस्टांसेस ऑफ सोसाइटी। भाई सोसाइटी की जो भी नीड्स और सर्क्यूमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इन बिलीफ्स के आधार पर अगर हम बात करें तो जो प्रैग्मेटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि भाई वो यूजफुल है कि नहीं, और वो टेस्ट कैसे करेंगे, थ्रू एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस इन अ सोशल इन्वायरमेंट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। भाई अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को सोशल इन्वायरमेंट में अपने कार्यों और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चेक करेंगे कि ये नॉलेज ट्रू है कि नहीं है। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने खुद आइडियल्स और वैल्यूज को एक्सपीरियंस एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएट करते हैं, ये प्रैग्मेटिस्ट मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफर्स एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, रादर फिलोसफी इटसेल्फ इवॉल्व्स फ्रॉम एजुकेशन। यानी कि इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि भाई एजुकेशन जो है डायनेमिक साइड नहीं है फिलोसफी की, यानी कि ये क्या कहते हैं बल्कि जो फिलोसफी है वो एजुकेशन से इवॉल्व होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटी की बात पहले करते हैं, यानी कि इनका मानना है कि भाई एक्शन पहले आता है, थ्योरी बाद में आती है। तो जब फिलोसफी और एजुकेशन की हम बात करते हैं तो फिलोसफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, थ्योरी की हम बात करते हैं, एजुकेशन में हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करते हैं। लेकिन ये फिलोसफी उल्टा कहती है कि काम पहले आता है, एक्शन पहले आता है, थॉट या थ्योरी बाद में आती है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि ये फिलोसफी क्या कहती है कि भाई एजुकेशन जो है लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि एजुकेशन ही लाइफ है जिसमें बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, फ्री थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एजुकेशन को ही लाइफ मानते हैं, लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती, एजुकेशन ही लाइफ है। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं कि भाई एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जॉन ड्यूई बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब हर चीज हम कर करके सीख रहे हैं, तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। गिविंग इट अ मोर सोशियोलॉजिकल वैल्यू थ्रू द मीडियम ऑफ इंक्रीज्ड इंडिविजुअल एफिशिएंसी, यानी कि जो व्यक्तिगत दक्षता है, जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, हम इंडिविजुअली जो काम कर करके सीख रहे हैं उससे क्या होता है, उसके माध्यम से हमारी जो सामाजिक मूल्य है उनको भी प्रदान करती है शिक्षा, यानी कि सोशियोलॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड करती है। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की, यानी कि बहुत सारी चीजें हम अपने सीखते रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी के थ्रू होता है, और जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है उसके आधार पर हमारी सोशियोलॉजिकल वैल्यूज भी इंक्रीज होती है। इसके बाद बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी प्रैग्मेटिक एजुकेशन की। तो प्रैग्मेटिक एजुकेशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, एजुकेशन एज लाइफ, यानी कि एजुकेशन ही लाइफ है, एजुकेशन लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती बल्कि लाइफ इटसेल्फ है। एजुकेशन मतलब शिक्षा को जीवन के रूप में देखा गया है कि भाई जो लर्निंग है वो तभी अच्छी होगी, तभी होगी जब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीजों को इंटीग्रेट करके, यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको इंटीग्रेट करके चीजों को सीखते हैं। एजुकेशन एज ग्रोथ, भाई एजुकेशन ग्रोथ क्यों है, क्योंकि एजुकेशन
से हम सिर्फ नॉलेज ही एक्वायर नहीं करते, बल्कि एजुकेशन के थ्रू बहुत सारी स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? ग्रोथ है, मतलब हम कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं। एजुकेशन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम एजुकेशन के द्वारा एक्सपीरियंसेस को। कैसे कर सकते हैं कि भाई जो लर्निंग है वो तभी होती है जब कोई भी इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस को खुद रिफ्लेक्ट करता है, एनालाइज करता है और फ्यूचर के लिए उनको मॉडिफाई करता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब वो अपने लर्निंग प्रोसेस को, जब अपने एक्सपीरियंसेस को खुद रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ये इंक्रीज होती है, यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बच्चा एक्वायर करता है। तो उसके आधार पर जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा एक्वायर करता है उससे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपर कर सकता है। इसलिए एजुकेशन को क्या कहा गया है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंसेस को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है भाई, आइसोलेशन में तो एजुकेशन होगा नहीं, एक आइसोलेटेड एक्टिविटी तो है नहीं, मतलब दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में जो भी हम जाते हैं तो आइसोलेशन में तो पढ़ाई नहीं होती, लर्निंग नहीं होती है। तो एक सोशल एक्टिविटी है, सोशल प्रोसेस है, जिनकी दूसरों के साथ मिलजुल कर हम सीखते हैं। स्कूल को एक कम्युनिटी, एक मिनिएचर सोसाइटी भी कहा जाता है, जहां पर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो एजुकेशन क्या है? सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो प्रयोजनवादी हैं, वो कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, कि एजुकेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई एजुकेशन सभी को मिल रही है कि नहीं, मतलब इक्वल एक्सेस लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, सभी सिटीजन्स, किसी प्रकार का कोई सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट के आधार पर या किसी भी तरह का कोई भेदभाव, बैकग्राउंड के आधार पर या सर्कमस्टांसेस के आधार पर लोगों के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है स्टेट की कि एजुकेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है एजुकेशन एज फ्रीडम। देखिए एजुकेशन क्या है? स्वतंत्रता है, क्योंकि एजुकेशन ही इंडिविजुअल्स को इंपावर करती है कि वो खुद सोचे, एनालाइज करे, ठीक है, अपनी चॉइसेस खुद बनाए, अपने डिसीजंस खुद ले, अपने गोल को खुद परस्यू करे, अपने गोल डिसाइड खुद करे। तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन के थ्रू इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करती है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को इंक्रेज करती है और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को भी प्रमोट करती है। एजुकेशन एज ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा क्या है? मानवतावाद, ह्यूमैनिटी की बात की गई है। जो प्रैग्मेटिक एजुकेशन है वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म पर एम्फसाइज करती है कि भाई एम्पैथी, कंपैशन और वेलबींग ऑफ अदर्स को प्रमोट करती है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब की, ठीक है, कि भाई दूसरों का भी फायदा देखना है, अपना अपना ही नहीं, दूसरों को भी ध्यान में रखना है। एजुकेशन एज डेमोक्रेसी, यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है? लोकतंत्र है। भाई शिक्षा जो है लर्नर्स को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने के लिए प्रिपेयर करती है, कि स्टूडेंट्स में फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस, कॉपरेशन, ठीक है, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के थॉट्स को रिस्पेक्ट करना, जो भी सोशल एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करना, इस तरह की चीजों को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व का विकास है, कि भाई एजुकेशन किसी भी व्यक्ति की फुल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी, माइंड, इमोशंस, कैरेक्टर्स, यानी कि हर एस्पेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रैग्मेटिक एजुकेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। भाई प्रैग्मेटिज्म की जब हम बात करते हैं, प्रयोजनवाद की बात करते हैं, तो हम एजुकेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, कि प्रैग्मेटिज्म की जब हम बात करते हैं, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, स्टूडेंट, टीचर का रोल क्या रहेगा, स्कूल सिस्टम कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की, यानी कि प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं कि भाई शिक्षा के कोई भी फिक्स, प्री डिटरमाइंड और अल्टीमेट एम्स नहीं है। एजुकेशन के अल्टीमेट, फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड एम्स नहीं है। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं कि एजुकेशन हैज नो एम्स, ओनली पर्संस हैव एम्स। भाई शिक्षा के कोई एम नहीं होते, किसके होते हैं? व्यक्तियों के एम्स होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते। ये लाइन कई बार एज इट इज पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा कही गई है, ठीक है। हाउएवर प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी एम्फसाइजेस सर्टेन
मेन एम्स ऑफ एजुकेशन विच इंक्लूड, मतलब कुछ एम बताए गए हैं क्या क्या है, जैसे प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई है, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रोथ ऑफ इनर इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इनहेंसिंग सोशल एफिशिएंसी, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बहुत ही सिंपल सिंपल लाइन से, कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इन सारी चीजों पर वो फोकस करते हैं। ये एम्स बता रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, न्यू वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया, सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स को ग्रोथ करना, इनर इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग की ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी के प्रिंसिपल की बात करते हैं कि भी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो यूजफुल और प्रैक्टिकल हो रियल लाइफ के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, सब्जेक्ट शुड इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड टू मोटिवेट लर्निंग, इनके ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इंगेज रखे, बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, करके सीखने की बात करते हैं, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा चीजों को सीखे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके पढ़ाया जाए ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू एडजस्ट टू चेंज नीड्स एंड कंडीशंस, जो भी सोसाइटी की नीड्स और कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंज किया जा सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए, यानी कि बच्चे पर फोकस होना चाहिए, बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज क्या है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए करिकुलम को जब डिजाइन किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस की भी बात करते हैं कि भाई जो करिकुलम है वो रिलेट करे रियल लाइफ सिचुएशन से और बच्चों को प्रैक्टिकल लिविंग, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। इसके बाद बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग मेथड्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी फिक्स्ड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पारंपरिक शिक्षण विधियां थी उनका वो विरोध करते हैं। किसी भी फिक्स्ड मेथड टीचिंग के ये नहीं बताते, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि भी टीचिंग के कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होते, वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि वो चेंज की बात करते हैं, मेकिंग की बात करते हैं, इवॉल्विंग की बात करते हैं कि भाई रियलिटी चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रहा है, तो सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होंगी, तो मेथड भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होंगे, कोई किसी प्रकार की फिक्स मेथड्स की बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक मेथड्स की इनके द्वारा बात की गई है जो कि इनकी जो फिलॉसफी है उसको ध्यान में रखते हुए हम बात कर सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि हम लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड पर ज्यादा स्पेसिफिकली हम ध्यान कर, कई बार पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग की बात, तो लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड का एक पार्ट है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, इंटीग्रेट करना अप्रोच को टीचिंग में, तो ये सारे मतलब प्रोजेक्ट से ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि सोशल डिसिप्लिन की बात कौन करते हैं, तो प्रैग्मेटिस्ट सोशल डिसिप्लिन को सपोर्ट करते हैं जो कि बच्चों के इंटरेस्ट, एक्टिविटीज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, बच्चों की गतिविधियों, सामाजिक जिम्मेदारी के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वो वकालत करते हैं। कंबाइनिंग प्ले विद वर्क डेवलप्स इंटरेस्ट एंड पर्पस, यानी कि अगर आप खेल और काम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बच्चे उसके थ्रू ज्यादा चीजें सीखते हैं और वो डिसिप्लिन में भी रहते हैं, ठीक है, किसी चीज को एंजॉय करते हुए सीखते हैं और वो मतलब उससे क्या हो रहा है कि आपका पर्पस भी सोल्व हो रहा है और बच्चे भी उसको एंजॉय करते हुए सीख रहे हैं, ठीक है, तो सोशल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। This approach builds seriousness, sincerity, empathy, self-confidence, cooperation and sense of community, यानी कि इससे इस तरह की जो सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इससे बच्चों में सिंसियरिटी, एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉपरेशन, सेंस ऑफ कम्युनिटी, सीरियसनेस भी डेवलप होगी, ठीक है। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन अराइज नेचुरली फ्रॉम कोऑपरेटिव एंड पर्पसफुलनेस एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स, यानी कि अनुशासन अपने आप में, यानी कि कोऑपरेटिव और पर्पसफुलनेस एक्टिविटीज से नेचुरली अराइज होगा जो बाद में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये सोशल डिसिप्लिन की मेनली बात करते हैं कि भाई बच्चे के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जानी चाहिए, ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन की बात नहीं करते, सोशल डिसिप्लिन की बात करते। इसके बाद बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर। भाई टीचर का रोल क्या रहेगा, तो टीचर का वाइटल पार्ट है स्कूल के सोशल इन्वायरमेंट में, ठीक है, अहम रोल है, ठीक है, शिक्षक विद्यालय के सामाजिक माहौल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द टीचर्स रोल इज एसेंशियल फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद द टीचर हेल्प द चाइल्ड डेवलप्स गुड सोशल हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। भाई टीचर के साथ इंटरेक्ट करके ही बच्चे में सोशल हैबिट्स, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। तो टीचर का रोल क्या रहेगा, एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट, यानी कि इंक्रीज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब
एक प्रयोगकर्ता के रूप में, एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट के रूप में टीचर होना चाहिए, जो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के लिए इंकरेज करे। फ्रेंड और गाइड की तरह होना चाहिए, जो बच्चों को सपोर्ट करे, ठीक है, सपोर्ट्स एंड लीड द चाइल्ड। टीचर एडोप्ट्स अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि शिक्षक हाथ हटाकर नीति को अपनाना है, अडोप्ट करे किसको, हैंड्स ऑफ पॉलिसी को, कि भाई उनको फ्रीडम भी दे और साथ साथ उनको गाइड भी करे। टीचर शुड अंडरस्टैंड बोथ द चाइल्ड एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी और समाज और बच्चे दोनों को ध्यान में उसको रखना है, ठीक है। टीचर एक रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए, एक आदर्श के रूप में होना चाहिए, जो बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करे ताकि वे उसको खुद फॉलो करें। इसके बाद बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड स्टूडेंट, भाई छात्र का क्या रोल रहेगा। रोल ऑफ द स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो चाइल्ड का इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल प्रोसेस में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई बच्चा अपने एम्स, गोल्स और जो भी उस चीज को, कोई वो चीज डिसाइड करना चाह रहा है तो उसके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स रिसीव एजुकेशन विद इन अ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में बच्चे एजुकेशन को रिसीव करें। सोसाइटी, स्कूल को ये मिनिएचर सोसाइटी भी मानते हैं, जो कि जॉन ड्यूई बोलते हैं, ठीक है। दे हैव अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी का फुल डेवलपमेंट हो, हर एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट उनका हो सके, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्कूल सिस्टम की। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि जो स्कूल इंस्टीट्यूट है वो सोशल इंस्टीट्यूट की तरह होना चाहिए। स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था के रूप में वो मानते हैं, जहां पर बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्वायर करते हैं। जॉन ड्यूई की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिनिएचर सोसाइटी उन्होंने स्कूल को कहा है, ठीक है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो जॉन ड्यूई का बहुत ज्यादा अहम रोल है प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी में। तो वो स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं, जहां पर बच्चा क्या करता है, एक्ट एंड बिहेव बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, ठीक है। एक मिनी सोसाइटी के रूप में उन्होंने स्कूल को माना है। द स्कूल को ये लिविंग लेबोरेटरी भी कहते हैं, जहां पर प्रोवाइडिंग नॉलेज विद इन अ सोशल एनवायरनमेंट, जहां पर बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे लेबोरेटरी, लिविंग लेबोरेटरी में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह से ये स्कूल को लिविंग लेबोरेटरी, मिनिएचर सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट सोशलाइज द चाइल्ड एंड प्रिपेयर हिम फॉर सोशल चेंज, यानी कि सोशल चेंज के लिए स्कूल बच्चों को प्रिपेयर करता है। स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर एजुकेशन बट ऑल्सो अ कम्युनिटी सेंटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। कहा ना कि स्कूल को ये सोशल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, कि सामाजिक संस्था है, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर बच्चों को सिर्फ बच्चे नॉलेज एक्वायर करते हैं, बच्चे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज के थ्रू वहां पर सीखते हैं। तो जॉन ड्यूई क्या कहते हैं, स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, कि समाज और सोसाइटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए स्कूल में, ठीक है। बच्चा स्कूल में ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो उन्होंने स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी भी कहा है, और वो क्या कहते हैं कि स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। इसके बाद बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो चीजें हम पढ़ के आए हैं, यूटिलिटी, एक्सपीरियंस, डेमोक्रेटिक आउटलुक्स, स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी, सोशल एफिशिएंसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक आउटलुक की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यूटिलिटी एजुकेशन, सोशल डिसिप्लिन, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस टू टीचर और स्टूडेंट, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। न्यू टीचिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड का मतलब जो कि फ्रीडम, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी और ह्यूमन वैल्यूज के लिए एसेंशियल है, ठीक है, उसको प्रमोट करें। ये एज इट इज स्लाइड मैंने हिंदी में भी इंक्लूड कर दी है। इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या रहेंगी। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकती है, प्रैग्मेटिज्म की मेरिट्स क्या क्या है, यानी कि प्रयोजनवाद की जो अच्छी चीजें हैं वो क्या क्या है, प्रोस क्या क्या है। अडेप्ट्स वेल टू फास्ट चेंजिंग वैल्यूज एंड आइडियाज इन द सोसाइटी, भाई समाज में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना है, ठीक है। अडेप्टेशन की बात की गई है, आपको वैल्यूज जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, चेंज के अकॉर्डिंग अनुकूलन करने की बात की गई है। गाइड्स एजुकेशनल पॉलिसीज टू सूट चेंजिंग एनवायरमेंट्स, यानी कि इन्वायरमेंट में, समाज में, सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं तो वो एजुकेशनल पॉलिसीज में भी दिखाई देने चाहिए, उसकी बात की गई है। स्टूडेंट्स को प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने की बात की गई है विद वोकेशनल एंड सोशल स्किल्स। एक्सपेरिमेंटल टीचिंग को इंकरेज करता है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात की गई है, ठीक है। डेवलप फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल थिंकिंग फॉर क्रिएटिव न्यू वैल्यूज, यानी कि जो न्यू वैल्यूज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की, अडेप्टेबल थिंकिंग की बात की गई है। इंटीग्रेशन और कोरिलेशन की बात की गई कि सभी सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन और कोरिलेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। साइंस और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर इंफोसाइज किया गया है। प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एंड सोशल यूजफुलनेस, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ और सोशल यूजफुलनेस के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ एक मेरिट्स है, इसके अलावा कुछ डीमेरिट्स भी है। तो डीमेरिट्स क्या क्या है, हो सकता है पूछी जा सकती है, कभी पूछा
पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जो इटरनल और अनचेंजिंग ट्रूथ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल इटरनल है, जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो उनको भी ये चेंज करने की बात करता है कि उनमें भी चेंज होने चाहिए। यानी कि जो ट्रूथ है चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन, टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिमेरिट हो गई कि जो इटरनल अनचेंजिंग ट्रूथ है उसको भी ये डिनाई करते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, जो कि पीस और कंप्लीटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वर्ड पर ओवर इंफेसाइज किया है इन्होंने, ठीक है। क्लियर और फिक्स्ड एम एजुकेशन के इनके द्वारा नहीं बताए गए हैं, जो कि एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लेसेस हैवी डिमांड्स ऑन टीचर्स, मतलब शिक्षकों पर अत्यधिक अपेक्षाएं जताई गई कि भी टीचर का अहम रोल है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रैग्मेटिक टीचिंग नीड्स है वो मीट नहीं कर पाती, कि मतलब जो शिक्षक है वो उनको आसान, मतलब उनके द्वारा लागू करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो सारी जो प्रैग्मेटिक टीचिंग नीड्स है, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग, उनके साथ वो मीट कर पाए। ये भी एक कहीं ना कहीं उसकी डिमेरिट हो जाएगी। एकेडमिक फ्रीडम कैन कॉज मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली प्रॉब्लमेटिक इन इंडिया। भाई अब एकेडमिक फ्रीडम की वो बात करते हैं, सोशल डिसिप्लिन की वो बात करते हैं, तो अगर इस तरह की फ्रीडम उनको दी जाएगी, एकेडमिक फ्रीडम बच्चों को दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। निग्लेक्ट ह्यूमैनिटीज, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, यानी कि ह्यूमैनिटी, रिलीजियस और मोरल एजुकेशन को निग्लेक्ट करता है प्रैग्मेटिज्म। तो इससे क्या होगा, कल्चरल और जो स्पिरिचुअल स्टारवेशन है वो रिस्क पर आ जाता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी। अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने अब टॉपिक समझा है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने इंक्लूड कर दिया है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, तो कौन है, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, चार्ल्स सैंडर पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म प्राइमरीली इंफेसाइजेस ऑन, किस पर इंफेसाइज करता है, एक्शन एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है। भाई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिलोसोफर सेड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन खुद में लाइफ है, ये किसने कहा है, जॉन ड्यूई ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स, यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो ग्रीक शब्द प्रैग्मा से निकला है, जिसका मतलब क्या है, ट्रूथ, टू थिंक, टू डू और टू एक्ट, टू लर्न। तो क्या है, टू डू, टू एक्ट, टू अकम्प्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि इनमें से प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल नहीं है। तो बहुत सारे मैंने बताए थे, आपको कुछ ना कुछ तो ध्यान में रहे होंगे, ठीक है। फेथ इन डेमोक्रेसी, फिक्स्ड एंड इटरनल, तो देखिए फिक्स्ड और इटरनल की बात तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड एंड इटरनल। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट नॉलेज क्या है, इंट्यूटिव है, इंपीरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल है, अनचेंजिंग है, बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ। तो दो तो बिल्कुल ही गलत है, इंट्यूटिव भी नहीं है, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इंपीरिकल, एक्सपेरिमेंटल, रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन एडवोकेट्स, किसको एडवोकेट करता है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन। तो किसको एडवोकेट करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को एडवोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, जॉन ड्यूई डिस्क्राइब स्कूल, स्कूल को क्या कहते हैं, मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज हाईली एम्फसाइज्ड बाय प्रैग्मेटिस्ट, यानी कि जो प्रयोजनवादी हैं वो किस टीचिंग मेथड को सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन, प्रोजेक्ट या रीडिंग, ठीक है। तो किसको करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिस्ट रिजेक्ट्स, यानी कि जो प्रयोजनवादियों किसको रिजेक्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, द रोल ऑफ टीचर, ऑथोरिटेरियनिज्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, टीचर के रोल को भी मानते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं, किसकी नहीं करती, ऑथोरिटेरियनिज्म, तानाशाही की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज एंड सोशल एफिशिएंसी, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये भी गलत हो गया। प्रिपेयरिंग फॉर रिलीजियस लाइफ की वो बात ही नहीं करते हैं, तो न्यू क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज एंड सोशल एफिशिएंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, हु सेड द रियल वैल्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन इट्स यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि किसी भी चीज की जो रियल वैल्यू है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो कितनी उसकी यूटिलिटी है, कितनी वो चीज उपयोगी है, तो उसकी बात कौन करते हैं। ये लाइन एज इट इज किसने कही है, ठीक है, किसने कही है, जॉन ड्यूई ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म है किसके डेवलपमेंट पर एम्फसाइज करता है, फिक्स्ड वैल्यूज, स्टैटिक नॉलेज, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल माइंड, ओबीडियंस टू ट्रेडिशन। तो ओबीडियंस, स्टैटिक नॉलेज, फिक्स वैल्यूज की बात ही नहीं करते, किसकी करते हैं, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल माइंड की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रैग्मेटिज्म अप्रोच टू करिकुलम, यानी कि इनमें से प्रैग्मेटिज्म अप्रोच करिकुलम के बारे में क्या कहता है? फिक्स्ड एंड रिजिड करिकुलम, करिकुलम बेस्ड ऑन क्लासिकल नॉलेज ओनली, फ्लेक्सिबल चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, करिकुलम बेस्ड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक। तो देखते ही समझ गए होंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैग्मेटिज्म कंसीडर्स डिसिप्लिन एज, मतलब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल पनिशमेंट, सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड कॉपरेशन, स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू रूल्स, फियर बेस्ड कंट्रोल। तो किसकी बात करते हैं? सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में प्रैग्मेटिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझा। आई होप कि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो।